हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज वीबीटी की होनी चाहिए। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपने वीबीटी पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि हम जब हाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल डिसाइड करते थे तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते थे और अंदर वाले डी ऑर्बिट्स काम में ले लेते थे, है ना। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हम पेयरिंग नहीं करवाते थे और बाहर वाले डी ऑर्बिट्स को लेकर हम हाइब्रिडाइज करते थे या हाइब्रिडाइजेशन में काम में लेते थे। ठीक है, ऐसा एक्चुअली में हम क्यों करते थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, वीक फील्ड लिगेंड नहीं करवाएगा। वो हम सीएफटी के अंदर सीखते हैं। एक्चुअली में कंसेप्ट ही सीएफटी से उठाया गया है, वीबीटी पर बाद में लगाया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे पहली बात इसके बारे में कि ये थ्योरी कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है ना। बिल्कुल कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, कुछ चीजों को मानकर ये थ्योरी आगे बढ़ती है। क्या चीजों को मानकर आगे बढ़ती है देखिएगा जरा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मानती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ, हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो क्या मानती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या मानती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिल्कुल सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब सा लगे कि सर ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पर सीएफटी मान के चलता है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वो प्योरली कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो किस तरह का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ऐसा सीएफटी मान के चलती है। अब सर आयनिक बॉन्ड है, कैसे मान ले हम लोग, पर हमारा दिल नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा सर, आयनिक बॉन्ड में तो कैटायन होना चाहिए, एनायन होना चाहिए। तो सीएफ पॉजिटिव आयन की तरह काम करता है और जो आपका लिगेंड है या नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। अरे भैया, आयनिक बॉन्ड के लिए पॉइंट चार्ज एक पॉजिटिव कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा वो काम करेगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह। लिगेंड होगा, लिगेंड तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव लिगेंड, तो डेफिनेटली किसकी तरह काम करेगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह, माइनस, है ना। जैसे O2 माइनस, जैसे S2 माइनस, जैसे Br माइनस, जैसे C2O42 माइनस, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह। और अगर आपके पास लिगेंड न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल लिगेंड काम करेगा एक डाइपोल की तरह। न्यूट्रल चीजें डाइपोल होती है ना, ठीक है। डाइपोल जैसे मैं बात करूं NH3 की, तो इसमें दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो ये कहता है, सीएफटी कहता है कि अगर मेरे पास नेगेटिव लिगेंड है तो समस्या ही नहीं है, उसको आप नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह काम करा दो। अगर आपके पास न्यूट्रल या पॉजिटिव लिगेंड है तो वो एक डाइपोल का काम करता है, जिसका नेगेटिव पोल किसकी तरफ रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम के पॉजिटिव पोल की तरफ। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात दिमाग में बैठा लेना क्या, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये अजम्पशन मानकर आगे बढ़ती है। अजम्पशन क्या, कि सेंट्रल मेटल एटम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है और लिगेंड या तो काम करेगा एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह या काम करेगा एक डाइपोल की तरह, जिसका नेगेटिव जो पोल है वो किसकी तरफ रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने कर दी, है ना, कि भैया सीएफटी में अजम्पशन क्या है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आगे सुनो। अब इमेजिनेशन की बात है सारी। आगे सीएफटी क्या कहता है, सीएफटी कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम जब आइसोलेटेड है, अलग है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जब गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब अलग है, अभी लिगेंड का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, अभी लिगेंड के साथ उसने किसी तरह का बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है, तब सेंट्रल मेटल एटम के 5 डी ऑर्बिट होते हैं ना, है ना, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। हमने कहा ये 5 होंगे, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। नेचर में डी जनरेट है,
डीजनरेट से मतलब जब तक लिगैंड का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ध्यान से सुनो, जब तक लिगैंड का कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन तो बाद में होगा ना, तब तक ये पांचों डी ऑर्बिट कैसे होंगे, डीजनरेट। कैसे होंगे, डीजनरेट। डीजनरेट ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है, एनर्जी में सेम, मतलब इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी कैसी है, सेम है ना। एक मिनट रुकना, मैं मार्कर में इंक डाल लूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब तक लिगैंड का इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कोई लिगैंड इसके आसपास नहीं है, तो ये जो आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम के जो डी ऑर्बिट्स होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, एक एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी होगी सबकी, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे डीजनरेट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना ध्यान से, अब यहां से कहीं लिगैंड आया, यहां से कोई 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 लिगैंड आया, मतलब चारों तरफ से इसके लिगैंड आ गए, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिट्स की तरफ। डी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं भी डोनेट करे डी ऑर्बिट के कांटेक्ट में तो आएगा, ठीक। अच्छा सुनना, जब लिगैंड दूर कहीं से आ रहे, दूर कहीं से आ रहे, तो जैसे जैसे वो पास आएंगे डीजनरेट ऑर्बिट्स पर रिपल्शन अप्लाई करेंगे। क्यों, अरे भैया इन डी ऑर्बिट्स में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन डी ऑर्बिट की, तो ये जो लिगैंड है ये दूर से आते हुए कुछ रिपल्शन लगाएंगे, किस पर, इन डी ऑर्बिट्स पर। उस रिपल्शन की वजह से इन डी ऑर्बिट्स की एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाएगी। अरे भैया लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आ रहा, इनमें पहले से इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन लगेगा, ठीक है, डी ऑर्बिट्स पर। बहुत सीधी सी बात है। हम मान रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि सारे के सारे लिगैंड आइडेंटिकल पोजीशन से आ रहे हैं, है ना, मतलब एकदम सिमेट्रिकल, इस तरह से, एक यहां 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 से, है ना, मतलब बीच में एक बंदा खड़ा है, इसको इस तरह से 5-6 लोग, 7-8 लोग, 4-5 लोग मारने आ रहे हैं कि भाग ना पाए, यानी कि सब तरफ से रिपल्शन सेम है, रास्ता ही नहीं मिल रहा इसको भागने, ठीक है, सब तरह से रिपल्शन सेम है, तो इन सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी कुछ इंक्रीज हो जाएगी, सारे के सारे ऑर्बिट्स की इंक्रीज होगी, एक या दो की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं, जो फील्ड लग रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड किसका, लिगैंड्स का, वो इन पांचों डी ऑर्बिट्स पर सेम लग रहा है। अभी हम ऐसा मान रहे हैं, सच में ऐसा नहीं होता, सच में ऐसा नहीं होता, हाँ बिल्कुल ऐसा थोड़ी जरूरी है कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह सेम रिपल्शन लगेगा, हो सकता है यहाँ ज्यादा लगे, हो सकता है यहाँ ज्यादा लगे, हो सकता है यहाँ पर कम लगे, क्लियर हो ये बात नहीं। बट अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि चारों तरफ से कैसा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी कुछ रेज हो जाएगी, ये एनर्जी में कुछ ऊपर पहुंच जाएगी। हम एक एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, हमने कहा ये एनर्जी में कुछ ऊपर पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी लिगैंड के इंटरेक्शन की वजह से कुछ इंक्रीज हो गई, बट स्टिल ये डी ऑर्बिट कैसे हैं, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब समझते हो ना, सेम एनर्जी में, पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी सेम है, तो मतलब डीजनरेट ऑर्बिट। फिर से कि लिगैंड आ रहे हैं, एक सिमेट्रिकल फील्ड लगा रहे हैं, सिमेट्रिकल फील्ड कैसा, चारों तरफ से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा, सिमेट्रिकल, चारों तरफ से। अब वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी एनर्जी बराबर अमाउंट में इंक्रीज कर देगा। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, मैं कह रहा हूं कि यहां से एक हाइपोथेटिकल, और वास्तव में लग रहा है नहीं लग रहा, नहीं कर रहा, हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और उसकी वजह से इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी कुछ रेज हो गई, है ना, पांचों की इक्वली रेज हुई। बट अभी मैंने कहा ये सच्चाई नहीं है, ऐसा पॉसिबल है कि इन दो ऑर्बिट पर एनर्जी ज्यादा लग रही है ना, इन तीन पर कम लग रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इन दो पर ज्यादा लग रही हो, इन तीन पर कम लग रही हो। ऐसा पॉसिबल है कि इन दो पर ज्यादा लग रही हो, इन तीन पर कम लग रही हो। ऐसा पॉसिबल है कि इस एक पर ज्यादा लग रही हो, इन चारों पर कुछ और एनर्जी लग रही हो। क्लियर है, मतलब आगे जब आप जाओगे, जब लिगैंड बहुत पास आ जाएंगे, है ना, लिगैंड और पास आ जाएंगे, तो इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। हो सकता है कि ये इस तरह से हो जाए कि दो की एनर्जी सेम, एक की अलग और दो की सेम, मतलब दो इन दो पर सेम लगे, इस एक पर सेम लगे,
है ना, तो इसकी एनर्जी, इस पर सबसे ज्यादा रिपल्शन लगा तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ होगा। किसी भी तरह हो सकता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये डिवाइड हो जाए, है ना, कुछ इस तरह से। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये डीजनरेट ऑर्बिट अब डीजनरेट नहीं रहेंगे। जब लिगैंड पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉसिबल ही नहीं है कि सिमेट्रिकल हो, है ना। जिस तरफ से लिगैंड आ रहे होंगे उस तरफ रिपल्शन ज्यादा लगेगा, वहां की एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। और जिस तरफ से लिगैंड नहीं आ रहे होंगे वो रिलेटिवली कम रिपल्शन फील करेगा, तो उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? इस प्रोसेस को, यहां से यहां पहुंचने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। हमने देखा कि इन ऑर्बिट्स की वजह से, इन लिगैंड्स की वजह से जब ये लिगैंड पास आएंगे तो ये डीजनरेट ऑर्बिट अपने डीजनरेसी को लॉस्ट कर देंगे और स्प्लिट हो जाएंगे अलग अलग एनर्जी ऑर्बिट्स में। क्लियर हो गई मेरी बात? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिट्स। क्लियर हो गई मेरी बात? क्या कहेंगे? और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी कि रिपल्शन कहां ज्यादा लग रहा है, यानी कि लिगैंड कहां से आ रहे हैं। क्लियर हो गई है मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। वापस से सुन लो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक असम्पशन मानती है क्या कि सेंट्रल मेटल एटम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का काम करेगा, लिगैंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज का काम करेंगे। अगर न्यूट्रल लिगैंड होंगे तो डाइपोल का काम करेंगे। डाइपोल में दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव पोल की तरफ से कौन आएगा? लिगैंड आएंगे टुवर्ड्स दी सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अब जब लिगैंड आएंगे तो हम ये मान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेंगे और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा? सिमेट्रिकल। तो इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बट अभी भी ये सेम एनर्जी लेवल में, क्योंकि यहां पर हमने माना है कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। पर वास्तव में ऐसा होगा कि कुछ डी ऑर्बिट पर रिपल्शन ज्यादा लग रहा होगा, कुछ डी ऑर्बिट पर रिपल्शन कम लग रहा होगा। जिन डी ऑर्बिट पर रिपल्शन ज्यादा लग रहा होगा वो एनर्जी में बहुत ऊपर चले जाएंगे, और जिन पर रिपल्शन कम लग रहा होगा वो रिलेटिवली एनर्जी में कम आ जाएंगे। अब आगे इन ऑर्बिट्स का डिफरेंट एनर्जी में टूटने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी, यहाँ तो हमने दिखा दी इस तरह, बाकी हो सकता है किसी और तरह की हो। स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी कि लिगैंड किस तरह से आ रहे, किस डायरेक्शन से आ रहे। तो चलिए इतना आपको समझ में आया। अब हमें इन्हें आगे समझना है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ज्योमेट्री में लिगैंड कहां से आ रहा है। समझो मैंने क्या कहा अभी? स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करेगी कि लिगैंड कहां से आ रहे और फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा है ना। अच्छा सुनो, हम स्प्लिटिंग कराते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिट्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अगर आपका फील्ड ऑक्टाहेड्रल हो तो किस तरह से स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिट्स की, ये हम देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आगे की बातें सारी। देखिएगा यहां पर मेरे पास ये 5 डी ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5। कौन कौन से? एक है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी जेड एक्स, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है डी जेड स्क्वायर। 5 डी ऑर्बिट्स है ना। हमने कहा कि लिगैंड चारों तरफ से आ रहे, सिमेट्रिकल फील्ड आ रहे, तो इन सब की एनर्जी कुछ रेज हो जाएगी, है ना। थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। इन सब की एनर्जी कुछ रेज हो जाएगी। ये पांचों डी ऑर्बिट्स पहले से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगी इनकी एनर्जी। बट हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो डेफिनेटली अभी भी इन पांचों डी ऑर्बिट की एनर्जी सेम रहेगी। अभी हमने बात कर ली थी, ये कौन सा? डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि लिगैंड आ रहे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। लिगैंड कैसे आ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब आगे मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में और इन डी ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। वैसे आपने 11th में पढ़ा हुआ है पर फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुनो, डी एक्स वाई ऑर्बिट क्या होता है? देखो जरा, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, कुछ भी मान लीजिए, और ये आपका जेड एक्सिस है ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है? ये इस तरह से बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बना लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम,
ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना। एक लिगेंड होगा यहाँ, एक लिगेंड होगा यहाँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक इधर और एक इधर। हम कह रहे हैं कि ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई, ये जेड और ये एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिगेंड जो आते हैं कहां पर, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, लिगेंड जो आएंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो एक्स एक्सिस से आएंगे, वाई एक्सिस से दो लिगेंड आएंगे और जेड एक्सिस से दो लिगेंड आएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किसकी तरफ से आएंगे सर, वाई एक्सिस की तरफ से आएंगे और जेड एक्सिस की तरफ से आएंगे। ये तो पड़ी हुई चीज है ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की ज्योमेट्री कैसी होती है, जिसमें सारे लिगेंड एक्सिस पर प्रेजेंट है ना। जहां सारे एटम्स कह दो, 11th में एटम्स पढ़ा था ना कि एटम्स ज्योमेट्री निकालते थे जब, तो आप लोग पढ़ते थे कि एटम्स कहां पर आएंगे, एक्सिस पर आएंगे, ठीक है। कब, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। सुनना आगे सुनना, इन ऑर्बिट्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, या ऑर्बिट कहां प्रेजेंट होते हैं। सुनो, डी एक्स वाई ऑर्बिट एक्चुअली में वो ऑर्बिट है जिसकी लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाया गया है, उसी को कहते हैं ना डी एक्स वाई, है ना। आई एम वेरी सॉरी, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने क्या कहा, सुनो वापस से ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। तो हमने कहा डी एक्स वाई ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जिनकी लो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाया करती है। कहां पर, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाया करती है। डी वाई जेड वो ऑर्बिट होते हैं जिनकी लो वाई और जेड ऑर्बिट में, यहाँ पर आप जेड एक्सिस मान लीजिए, तो हमने कहा जिनकी लो वाई और जेड एक्सिस में लाया करेगी उसको हम क्या कहेंगे, डी वाई जेड। डी जेड एक्सिस को कहेंगे जिसकी लो जेड और एक्स एक्सिस में लाया करेगी। समझो बात को, ये एक्स एक्सिस है, जस्ट इमेजिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, वापस ये एक्स, ये वाई और ये जेड, क्लियर। अब सुनो, डी एक्स वाई ऑर्बिट क्या होंगे, जिनकी लो एक्स और वाई इसके बीच में लाया करेगी। वाई जेड ऑर्बिट क्या होंगे, जिसकी लो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाया करेगी, है ना। और जेड एक्स ऑर्बिट क्या होंगे, जिनकी लो जेड और एक्स ऑर्बिट के बीच में लाया करेगी, कुछ इस तरह से। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। अब इतना समझो, एक्स वाई ऑर्बिट यहां प्रेजेंट होंगे, यहां पर बीच में, ठीक है। वाई जेड ऑर्बिट कुछ यहां प्रेजेंट होगी, तो एक्स जेड हो गया, बाहर की तरफ होंगे कुछ, है ना। जेड एक्स ऑर्बिट कुछ यहां प्रेजेंट होगी। और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कौन से ऑर्बिट होते हैं, जिनकी लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिट होते हैं जिनकी लो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाया करती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई ऑर्बिट ऐसा है जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस में है, कोई ऑर्बिट ऐसा है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या होता है कि ये आप मान लीजिए जेड एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए, है ना। तो वो ऑर्बिट जिनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस में लाया करे और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई एक्सिस में, ऐसे रिंग सी बन के लाया करे। मतलब सुनो, दी जेड स्क्वायर वो ऑर्बिट होते हैं जिनकी 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाया कर रही है, जेड एक्सिस पर, और 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाया कर रही है, एक्स और वाई एक्सिस पर। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा, यहां तक हमने बात की। अब दिमाग में केवल इतना याद रखें कि डी एक्स वाई जिनकी लोग एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वाई जेड जिनकी लोग वाई और जेड एक्सिस के बीच में, जेड एक्स जिनकी लोग जेड और एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जिनकी लोग एक्स और वाई एक्सिस पर, और जेड स्क्वायर जिनकी लोग जेड एक्सिस पर, 2/3, ठीक है, और 1/3 एक्स और वाई एक्सिस पर। अच्छा सुनो, आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपने देखा लिगेंड या तो एक्स एक्सिस से आएंगे या वाई एक्सिस पर आएंगे या जेड एक्सिस पर आएंगे। अब सुनो, सेंट्रल मेटल एटम के पास 5d ऑर्बिट होंगे। उन 5d ऑर्बिट्स में से 3d ऑर्बिट ऐसे होंगे जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से। क्लियर हो रही है मेरी बात? मतलब जिनकी लोग एक्सिस के बीच में होंगी। और ये 2 ऑर्बिट ऐसे होंगे सेंट्रल मेटल एटम के जिनकी लोग एक्सिस पर होगी, है ना। इसकी तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तो इस तरह से, ठीक, और जेड स्क्वायर की यहाँ पे। क्लियर होगी मेरी बात? अब खुद से सोच के बताओ कि जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड आएंगे तो रिपल्शन कहाँ ज्यादा लगेगा। फिर से सुनो, सेंट्रल मेटल एटम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लोग एक्स और वाई एक्सिस पर, है ना। ये इस तरह मान सकते हो आप इसको,
है ना, और जेड स्क्वायर की लो जेड एक्सिस पर। क्लियर होगी ये मेरी बात, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस पर कौन सा प्रेजेंट है, डी जेड स्क्वायर, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कौन प्रेजेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिगेंड को भी यही से आना है। तो आने वाला लिगेंड कौन से डी ऑर्बिट के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्शन फील करेगा, डेफिनेटली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हाँ यार, सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ लगेगा, इन दोनों ऑर्बिट पर, क्योंकि सबसे तगड़ा इंटरेक्शन यही होगा। ये तीनों बच जाएंगे, ये तीनों ऑर्बिट, क्यों, क्योंकि इनकी लोग तो एक्सिस के बीच में है। क्लियर होगी, इन पर लगेगा रिपल्शन, एनर्जी इनकी भी बढ़ेगी, बट इसके कंपैरिजन में जो एक्सिस पर प्रेजेंट है उनके कंपैरिजन में कम बढ़ेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये वाले डी ऑर्बिट एनर्जी में इनसे कुछ कम रह जाएंगे। अब यहां इनिशियल एनर्जी थी, है ना, तो उससे बढ़ेगी दोनों की, थोड़ी बहुत बढ़ेगी इनकी भी, है ना, वो हमने ऑलरेडी बढ़ा दी है, अब तो कम करनी है इसको, है ना। ये हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड माना इसीलिए था, कंफ्यूज हो गए सर, छोड़ दो एक मिनट। मैंने कहा इतना याद रखो, इन पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, इन पर रिपल्शन कम लगेगा। क्लियर हो गई बात मेरी। तो ये ऑर्बिट यहां से एनर्जी में कुछ नीचे चले जाएंगे और यहां से एनर्जी में कुछ ये ऑर्बिट ऊपर चले जाएंगे, यानी कि ये पूरा दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। जो भी कहानी है ना, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। एक बन जाएगा आपके पास इन तीन ऑर्बिट्स का सेट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई। ये एनर्जी में नीचे चले जाएंगे क्योंकि ये कम इंटरेक्शन फील कर रहे हैं, कम रिपल्शन फील कर रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और ये दो ऑर्बिट एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन फील कर रहे हैं, एक्सिस पर प्रेजेंट है। कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अब तो इनकी एनर्जी भी कुछ बढ़ेगी, देखो ना, इनिशियल तो ये थी, ये तो हाइपोथेटिकल है, यहां से कुछ एनर्जी इनकी ज्यादा ही होगी, है ना, ऊपर ही बना दे रहे हैं इसको, यहाँ तो लगभग बराबर में बन गया, है ना। एनर्जी इनकी भी बढ़ेगी क्योंकि थोड़ा बहुत रिपल्शन इन्होंने भी फील किया है, पर इसके कंपैरिजन में कम। क्लियर हो रही है बात नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी में चले गए नीचे हाइपोथेटिकल फील्ड से, और ये चले गए ऊपर। क्लियर है बात नहीं, यानी कि यहां पर एक एनर्जी गैप मेंटेन हो गया इस स्प्लिटिंग की वजह से। स्प्लिटिंग हुई है ना, इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। इस स्प्लिटिंग की वजह से कुछ एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। इस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो एनर्जी गैप यहां पर आया है ना, उस एनर्जी गैप को हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इन शॉर्ट आप इसको कह सकते हो CFS। एक और CFE होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, इसी में आएगा वो भी। इसको हम कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल O से या tan dq से, ठीक है। dq क्या है, यूनिट है इसकी, टेंशन मत लेना, है ना। मान लेते हैं हम कि ये पूरा कितना है tan dq, या इसी को हम कहते हैं डेल O। एक्चुअली इसको नोट भी पढ़ देते हैं डेल O, पर O है ये, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग एनर्जी इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। इन तीनों ऑर्बिट को आपने पढ़ा होगा बचपन में, T2G ऑर्बिट भी कहा जाता है। इन दोनों ऑर्बिट को EG ऑर्बिट भी कहा जाता है। T2G मतलब ट्रिपली डीजनरेट, EG मतलब इक्वली डीजनरेट, ठीक है। ट्रिपली डीजनरेट और इक्वली डीजनरेट, यहां तक बात क्लियर होगी आपको, है ना। डेल O क्या है, एनर्जी गैप बिटवीन देम, जिसको हम tan dq से भी लिख रहे हैं। अच्छा सुनो, ये मीन एनर्जी लेवल है ना, यहीं से तो बढ़ रहा है ना दोनों। इस मीन एनर्जी लेवल को हम पढ़ते हैं बेरी सेंटर के नाम से। किस नाम से पढ़ते हैं, बेरी सेंटर के नाम से, या इसको हम मीन एनर्जी लेवल या फिर जीरो एनर्जी लेवल जैसा भी कहा मैंने, ठीक है, या एवरेज एनर्जी लेवल भी कहते थे। इस बेरी सेंटर से ये तीनों ऑर्बिट कितना नीचे होते हैं, -0.4 डेलो, ठीक है। और ये दोनों ऑर्बिट कितना ऊपर चले जाते हैं, +0.6 डेलो। क्लियर हो रही है मेरी बात। ये ओवरऑल कितना है डेलो, ये 0.4 नीचे होगा, ये 0.6 ऊपर होगा। सर माइनस साइन क्यों लगाया, ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इतने अमाउंट से ये सिस्टम स्टेबल होगा। मतलब सुनो, अगर यहां आप एक इलेक्ट्रॉन भरोगे
तो डेफिनेटली वो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कम करेगा, क्योंकि कम एनर्जी लेवल में जाएगा, है ना। वो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी, इतनी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। अच्छा, फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो। मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप को क्या कहेंगे हम, डेलो, है ना। जो स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या कह देंगे 10 ये मेन एनर्जी लेवल है, वेरी सेंटर होगा, ये इससे नीचे होगा 0.4 डेल्टा नॉट, नीचे माइनस हटा दो एक मिनट, ये होगा 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर, ठीक है। अब ये डेलो एक्चुअली में है क्या, पहले ये सुनो, फिर बाद में बात करते हैं इसकी। ये डेलो एक्चुअली में है क्या, कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर ऊपर जाना है, मतलब इसको यहां से कहां भागना है, यहां भागना है, तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी, एक्साइटेशन एनर्जी। वो एक्साइटेशन एनर्जी डेलो है, जिसको डिटरमाइन कर सकते हो, है ना भाई। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही तो ये एनर्जी गैप होगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर अपन लगाते हैं माइनस साइन, किताबों में देखोगे तो मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं, दूसरी किताबों में देखोगे तो मिलेगा। इस माइनस साइन का मतलब क्या है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम इतने अमाउंट से स्टेबल हो रहा जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा, अरे देखो ना, ये एनर्जी में कम है, एनर्जी जितनी कम होती है ना सिस्टम की, वो उतना स्टेबल होता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबल करेगा सिस्टम को, और यहाँ जाएगा तो डिस्टेबलाइजेशन करेगा, है ना, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ जाने पर स्टेबल करेगा, डेट मींस एनर्जी बाहर निकालेगा, तो हम उसको क्या साइन लगा देते हैं, माइनस साइन। क्लियर होती है मेरी बात? यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज में ले लेते हैं, माइनस साइन, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो, इसको मिटा दें। हमने इतना पढ़ लिया, स्प्लिटिंग को देख लिया कि स्प्लिटिंग क्या होती है ना। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एनर्जी कुछ डिक्रीज हो गई, फिर मैंने दूसरा भरा, एनर्जी और डिक्रीज हो गई, तीसरा भरा, एनर्जी और डिक्रीज हो गई। अब मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दिक्कत नहीं, D2 है, कोई दिक्कत नहीं, D3 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले ऑर्बिट में भाई कम एनर्जी लेवल में जाएंगे ना, चलेगा। अब मेरे पास है D4 ऑर्बिट, कौन सा है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन है मेरा, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। अब सवाल ये है कि सर इस चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरा जाए या यहाँ भरा जाए, क्योंकि ये 3 और 2 में चलेगा, यहाँ भरा जाए या यहाँ भरा जाए। तो इसे समझने के लिए हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सी, पेयरिंग एनर्जी। सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने D1 यहाँ भरा, D2 यहाँ भरा, D3 यहाँ भरा। अब सवाल उठता है पेयरिंग एनर्जी का, या मैं कहूँ चौथे इलेक्ट्रॉन का, कि सर चौथे इलेक्ट्रॉन को या तो मैं यहाँ भर दूं, या एनर्जी कहीं से मिल जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भर दूं, तो सर मैं क्या करूं। तो उस केस में आपको एक और टर्म पढ़ना पड़ेगा, पेयरिंग एनर्जी। मतलब अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन भरना है तो भी कुछ एनर्जी की जरूरत होगी, जिसे हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही नहीं होते, इलेक्ट्रॉन पेयर कब होंगे, जब कुछ एनर्जी आएगी, कुछ एनर्जी मिलेगी। व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी required to pair a electron, energy which is required to pair an electron, उसको हम क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब यानी कि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर करने तो भी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना है तो भी मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, तो सर एनर्जी तो दोनों ही केसेस में चाहिए। अब जिस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी वो काम यहाँ हो जाएगा। मतलब अगर पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए होगी, मतलब समझना कि पेयरिंग एनर्जी, इसको हम पी से लिख रहे हैं, ये पेयरिंग एनर्जी मुझे कम चाहिए होगी, है ना। मान लो 10 जूल एनर्जी चाहिए, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। जस्ट इमेजिन मेरे को 10 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए, और यहाँ पहुंचने के लिए 50 जूल एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी चौथा इलेक्ट्रॉन आने पर। लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये एनर्जी
मुझे ऊपर जाने के लिए चाहिए और ये एनर्जी मुझे पेयरिंग के लिए चाहिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू पेयर होने के, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। यानी कि बहुत सीधी सी बात है क्या, कि इफ पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल ओ, पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर जाना पसंद करेगा। कोई पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो, है ना, देन नो पेयरिंग विल अकर, नो पेयरिंग विल अकर। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी कम चाहिए हो और यहां जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए हो, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो, है ना, तो पेयरिंग होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, मैं नहीं जा रहा ऊपर, है ना, मेरे को यहीं आराम से रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कम एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा उस केस में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। अब सर समस्या ये है कि बात तो समझ में आ गई, समस्या ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है कि कम है, हम कैसे इनको देखेंगे। तो सुनो, अगर आपके पास जो लिगेंड है, मिटाओ इसको, अगर आपके पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जस्ट इमेजिन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आएगा तो रिपल्शन ज्यादा लगाएगा, उसको ज्यादा जल्दी है बॉन्ड फॉर्म करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वीवीटी में पढ़ा था। तो वो क्या करेगा, ज्यादा रिपल्शन लगाएगा। अब ज्यादा रिपल्शन लगाएगा तो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जस्ट इमेजिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो जल्दी इंटरेक्ट करेगा इन 5 डी ऑर्बिट्स के साथ, और इन 2 डी ऑर्बिट पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो डी जेड स्क्वायर पर ज्यादा रिपल्शन लगा देगा, तो एनर्जी में जल्दी से ऊपर चले जाएंगे ये वाले डी ऑर्बिट। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये स्प्लिटिंग एनर्जी पहले से ज्यादा होगी, है ना, मतलब ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो एनर्जी में ज्यादा चले जाएंगे, ये एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे वो कॉजेज मोर स्प्लिटिंग, ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, सही बात है, मोर स्प्लिटिंग। क्लियर हो रही है मेरी बात। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे, जबकि वीक फील्ड लिगेंड इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं लगाएंगे और वो स्प्लिटिंग कम करेंगे, तो डेल ओ कम होगा। वीक फील्ड लिगेंड कॉजेज लेस स्प्लिटिंग। क्लियर हो रही है मेरी बात। यानी कि यहां से एक बात समझ में आती है क्या, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो डेल ओ की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वो पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा होगी। तो इस केस में जब डेल ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना प्रेफर करेगा कि ऊपर जाना, पेयर होना प्रेफर करेगा। अभी बताया मैंने कि जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जब ज्यादा होगी तो ऊपर चला जाएगा। अभी तो डेल ओ ज्यादा है, ये एनर्जी क्या बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहेगा चौथा, मैं तो यहीं रुक जाता हूँ, फालतू क्या खामखा टेंशन लेना। पेयर हो रही है मेरी बात, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल ओ की वैल्यू कम होगी, मतलब ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मुझे पेयर नहीं होना, मुझे ऊपर जाना है। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी कि कब पेयरिंग होगी, क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हम पेयरिंग करवा दे रहे थे, क्यों वीक फील्ड लिगेंड के केस में नहीं करवा रहे थे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाए, पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो हम पेयर करवाना पसंद करेंगे इलेक्ट्रॉन को बजाय ऊपर भेजने के। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी। वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किससे, डेल ओ की वैल्यू से। सारी बात स्प्लिटिंग की है, सारा मामला स्प्लिटिंग का। स्प्लिटिंग को समझ गए तो काम हो गया तुम्हारा, और कुछ भी नहीं है फिर इस थ्योरी में। इस स्प्लिटिंग को ध्यान से देख लिया तो फिर बहुत आसान थ्योरी है ये, कि एक्चुअली में ये डेल ओ, ये पेयरिंग एनर्जी, ये काम क्या कर रहे हैं। बोलो क्लियर होती है मेरी बात, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू जब ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो ये जो वैल्यू है कम होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो उस केस में
आप पेयरिंग करवा दोगे। ये कब होगा? जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होगा, है ना। ये कब होगी? जब आप ऊपर भेज दोगे इलेक्ट्रॉन को, आई एम सॉरी, जब CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा तब होगा जब आपके पास लिगेंड कौन सा होगा? वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बात की, है ना। और यहां तक बात करने के बाद हम एक और नया टर्म पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अभी तक स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे थे, अब हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। सुनना, हमने कहा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सुनना, हमने कहा 5 ऑर्बिट एनर्जी में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड से ऊपर चले गए। मैं वहीं से शुरू करूंगा, कहां से? भैया इन पर 1 2 3 4 5 कोई 5 डी ऑर्बिट है, हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एनर्जी में ऊपर आ गए। पहले वाले यहां कहीं थे, बना नहीं रहा, उसको जरूरत नहीं। फिर इनकी स्प्लिटिंग हुई 3 और 2 के सेट में, है ना। ऊपर चले गए ये कितने? 2 ऑर्बिट, बड़ा बना दिया। ऊपर चले गए ये 2 ऑर्बिट एनर्जी में, कौन कौन से? dx² - y², और ये कौन सा? dz²। ये सारी कहानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए है। और 3 ऑर्बिट आ गए नीचे, कौन कौन से? dxy, dyz और dzx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एनर्जी गैप को हमने क्या कह दिया? वापस से लिख देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको अपन लिख रहे हैं 10dq से, ठीक है। कैसे निकालते हो? दे लो, यहां एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां पहुंचाया और जितनी एनर्जी देनी पड़ी उसको हम क्या कह देते हैं? दे लो, है ना। अच्छा सुनो, ये बेरी सेंटर है। अब सुनना, यहां पे ये जो एनर्जी लेवल होगा, ये इस फील्ड को, सुनना, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करने का काम कर रहा है। अभी मैंने बताया था ये कितना होगा? -0.4 डेल्टा, ये कितना होगा? 0.6 डेल्टा। अगर यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो इतने अमाउंट से सिस्टम को स्टेबल कर देगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो इतने अमाउंट से सिस्टम को, इतने और अमाउंट से सिस्टम को स्टेबल कर देगा। और यहां एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक और, तो वो इतने और अमाउंट से सिस्टम को स्टेबल कर देगा। क्लियर होती है मेरी बात? यानी कि जब T2G ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो सिस्टम को इतने अमाउंट से स्टेबल करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे इसमें, किसमें? EG ऑर्बिट्स में। जब EG ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो जाएंगे तो वो इतने अमाउंट से सिस्टम को डीस्टेबलाइज करेंगे। कैसे? अरे एनर्जी इंक्रीज करके। क्लियर हो रही है मेरी बात? इन दोनों का जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, और तब जो रिजल्ट आया उसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। मैं फॉर्मूला बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। सुनो, टोटल एनर्जी चेंज जो हुआ ना इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, ओवरऑल जो एनर्जी चेंज हुआ उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहेंगे। क्या मतलब? सुनो, मैंने कहा CFSE, इसको भी CFSE से लिखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सुनना, CFSE विल बी इक्वल्स टू क्या? यहां पर जो एनर्जी जाती है, यानी कि -0.4 डेल्टा, मान लो क्रिस्टल फील्ड, मान लो कि D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या आया? -0.4 डेल्टा आया ना, ठीक है। तो हमने लिखा CFSE इज इक्वल्स टू -0.4 डेल्टा। हमने कहा एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन भरे, तो आपने कहा CFSE कितनी हो जाएगी? -0.4 डेल्टा इंटू 2। हमने कहा 3 भरे T2G में, तो कितनी हो जाएगी? -0.डेल्टा इंटू 3। हमने कहा कि 4 भरे T2G में, तो कितनी हो जाएगी? -0.डेल्टा इंटू 4। यानी कि जो CFSE में ये स्टेबलाइज करने का काम करेगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? -0.4 डेल्टा इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिट। क्लियर? इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी से सिस्टम स्टेबल होगा। पर लेकिन क्या यही एनर्जी लेनी है जिससे सिस्टम स्टेबल होगा? नहीं, ये भी तो देखेंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन भरने पर सिस्टम कितना डीस्टेबलाइज हो गया। मैंने कहा ना ओवरऑल जो रिजल्ट है उसको कह रहा हूं मैं, ओवरऑल जो एनर्जी चेंज हुआ उसको कह रहा हूं मैं क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो मैंने कहा इस एनर्जी को भी लेना पड़ेगा,
डिस्टेबल करने का काम कर रही है, तो मैंने इसको यहाँ प्लस साइन के साथ लिया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरने पर एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 0.6 डेल ओ, 2 इलेक्ट्रॉन भरने पर एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी 0.6 डेल ओ इंटू 2, 3 भरने पर 0.6 डेल ओ इंटू 3, इस तरह से, यानी कि प्लस 0.6 डेल ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EgO। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? तो एक फॉर्मूला तो ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालने का। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है कि T2g ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना, उस सिस्टम को स्टेबल करेंगे इतने अमाउंट से, यहां गए सिस्टम को डिस्टेबल करेंगे इतने अमाउंट से, ओवरऑल कितने कितने इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करो CFSE निकल जाए। टोटल एनर्जी चेंज जो हुआ है एक कॉम्प्लेक्स के बनने में, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना, पूरी तरह से नहीं है बात पर कह सकते हैं, ठीक। टोटल जो एनर्जी का चेंज आया यहाँ से। अब यहाँ पर सर टोटल एनर्जी का चेंज की आप बात कर रहे हो तो सर इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होंगे तो पेयरिंग एनर्जी भी तो इंक्लूड करोगे, है ना, और पेयरिंग एनर्जी तो देनी पड़ेगी आपको, यानी कि पेयरिंग एनर्जी तो कैसी होगी पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस पेयरिंग एनर्जी भी तो होगी, है ना। अरे पेयरिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सिस्टम को पेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो देनी पड़ती है ना आपको सिस्टम को। अरे सिस्टम एनर्जी निकाले तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, सिस्टम एनर्जी को ले तो एनर्जी स्टेबिलिटी कम होती है, और जो एनर्जी सिस्टम लेता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर निकालता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जानते हो ना ये बात, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी है। तो पेयरिंग एनर्जी दे रहे हैं तो वो भी कैसी ली जाएगी पॉजिटिव। ओवरऑल एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं तो पेयरिंग एनर्जी भी तो होगी, है ना, और जितने पेयर बनेंगे इनटू नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसको भी देख। अगर यहाँ 2 पेयर बन रहे हैं तो पेयरिंग एनर्जी कितनी दी 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी, 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 इंटू पेयरिंग एनर्जी, यानी कि पेयर्स पेयरिंग एनर्जी इंटू नंबर ऑफ पेयर्स। तो ये फॉर्मूला होता है क्या कैलकुलेट करने का, CFSE कैलकुलेट करने का। अल्दो हम पेयरिंग एनर्जी की बात तभी करेंगे जब क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो केवल इतने फॉर्मूले से हम काम चला लेंगे। क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह से आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हो। और आगे अब हम बात करने वाले हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CFSE के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं कि मुझे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हर कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और CFSE कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे इसको? ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2 एनर्जी लेवल हो जाएंगे, एक तो कौन सा T2g, ये आपका T2g है, ये एनर्जी में कम होगा, और इसके ऊपर कौन होगा Eg, एनर्जी में ऊपर। मैं Eg को बना रहा हूं यहाँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। अब मैं कह रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और यहाँ पर CFSE एक टेबल बनाते हैं। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 इस तरह से, फिर एनर्जी भरे जाएंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इसका CFSE। यहां मैं भर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। अच्छा, D1 है, पहला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा यहां पे, ठीक, यहां आएगा, यहां पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी पहला इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, है ना। पहले तो T2g में आएंगे ना, ठीक है। CFSE क्या होगा? CFSE क्या होता है? -0.4 डेल ओ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिट्स, ठीक है, प्लस 0.6 डेल ओ नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिट्स, ठीक है। अब Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, कहाँ गया है? T2g में गया है, और वो भी एक ही गया है ना। तो 0.4 डेल ओ इंटू 1, तो कितना आया? -0.4 डेल, ठीक है। यहां पर सेम -0.4 डेल ओ, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है, किसमें? T2g में। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों कहाँ गए? T2g में। CFSE कितनी हो जाएगी? -0.4 डेल ओ इंटू 2, ठीक है, यानी कि -0.8 डेल ओ। वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में देखो, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में एक यहाँ गया, एक यहाँ गया,
2 हो गए, ठीक है, -0.8 डेल। क्लियर हो गई है मेरी बात? अगर D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो 1 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन यहीं तो जाएंगे, क्या हो जाएगा -0.4 इंटू 4 -1.2 डेल को, और यहाँ भी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा, 1 2 3, और यहाँ पर ये 2 ऑर्बिट होंगे ना, 2 -1.2 डेल। यानी कि D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कोई फर्क ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। ऐसा इसलिए कि यहाँ ना तो पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ना ऊपर जाने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं ना, इलेक्ट्रॉन को जब पेयर होने के लिए जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब ये सोचेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करें कि ऊपर भेज दें। जब पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक तो जरूरत ही नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से CFSE से। अब हमने कर दिया चौथे में इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले को यही लिखा रहने देते हैं, है ना। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में भरूं कि EG में भरूं? बिल्कुल सही, कहां भरा जाएगा? EG। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कहां भरा जाएगा? T2G, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा कर देंगे, हाँ या ना, स्प्लिटिंग ज्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेगा, किसके कंपैरिजन में? ऊपर जाने के कंपैरिजन में। तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा? T2G। क्लियर? CFSE क्या हो जाएगी? -0.4 डेल O इंटू n इंटू T2G इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिट, कितना हो गया? -1.6 डेल O। अब तो हम जानते हैं ये -1.6 डेल O से कुछ कम आएगी, यहाँ पर कुछ पेयरिंग एनर्जी दी होगी आपने, है ना, +P, याद है ना, बट हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको क्या मान के चल रहे हैं? -1.6 डेल O। हमें ये पता है अंदर ही अंदर, हम जानते हैं इस बात को कि ये वैल्यू कुछ कम आएगी -1.6 डेल O से। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू कुछ कम आएगी, है ना, पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि पेयरिंग एनर्जी 0 है, ऐसा मान रहे हैं, होती नहीं है, हम मान रहे हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब मैं वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बात करूं, D4, यहां पर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भरे। अब वीक फील्ड लिगेंड जिनमें स्प्लिटिंग कम हो तो वो पेयर होने की बजाय कहां जाना पसंद करेगा? EG ऑर्बिट में, मतलब 3 तक तो कहानी वही है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा? EG ऑर्बिट में इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। CFSE क्या होगी इसकी? -0.4 डेल O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिट, कितने हैं? 3, तो इसकी वजह से तो कितनी हो गई? कैलकुलेट कर लेते हैं, -1.2, है ना, और +0.6 अब हाँ कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि EG में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 0.6 इंटू EG यानी कि +0.6, इसके बराबर आया -0.6। क्लियर है बात मेरी? ऐसे ही अगर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो यहाँ अगला इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही होगा ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। ये कितना आया? -2.0 डेल O, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं -2.0 से ये भी कुछ कम होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, है ना, लेकिन फिर से पेयरिंग एनर्जी को 0 मान रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है ना। इसमें देखो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4, गलत, 4 और 5 पेयर नहीं होंगे ना इलेक्ट्रॉन। अब छठवें इलेक्ट्रॉन से पेयर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाना शुरू हो जाएगा? नीचे वाले एनर्जी लेवल में, ठीक है। यहां देखो जरा क्या हो जाएगी एनर्जी, यहां हो जाएगी एनर्जी 0। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। वो जो रेशियो फिक्स किया था ना हमने, ये जो रेशियो फिक्स किया है 0.4 और 0.6, ये यही सोच के किया कि जब पांचों में बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जितना स्टेबलाइज कर रहा होगा सिस्टम को, ये उतना ही डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। जब ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 हो गया, D10 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल हो गया तो जो जितना ज़्यादा क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो गया या खाली पड़ा है, तो जितना नीचे सिस्टम को ये जितना नीचे एनर्जी में T2G ऑर्बिट सिस्टम को लेके गए, उतना ही ऊपर एनर्जी में EG ऑर्बिट सिस्टम को लेके, यानी कि ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना है? 0। बात समझ में? ये सोच के फिक्स किया गया था रेशियो -0.4 और 0.6, ठीक है। आगे सुनो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T6, तो इस केस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6
ठीक है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना हो जाएगा -2.4 डेल। अब यहाँ देखो D6 में अब एनर्जी वापस से नेगेटिव की तरफ जाने लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। देखो जरा 1 2 3 4 इसी तरह तो भरोगे ना, 5 6 छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यानी कि अब इसमें हो गए 4, तो 4 चौक 16 -1.6 डेल, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितने हैं 2, 6 दूनी 12 माइनस प्लस 1.2 डेल, ओवरऑल कितना आया -0.4 डेल। क्लियर होती है मेरी बात। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, अब यहाँ 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, 6 और 7, 7वां इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में। अब एनर्जी इसकी कम होने लग जाएगी, D10 तक 0 हो जाएगी, देख लेना -2.4 डेल हो है, कितनी हो जाएगी अब 0.6 कम है ना, कितनी हो जाएगी -1.8 डेल। क्लियर होती है मेरी बात, ठीक है। अगला एनर्जी लेवल निकालोगे, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे 0.6 और कम हो जाएगी इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 0.6 और कम हो जाएगी, ठीक है, उस केस में कितना -1.2 डेल। फिर आप और एक और इलेक्ट्रॉन भरा आपने, वो यहाँ भरा जाएगा, है ना। अरे ये D8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D9 का क्या होगा, नहीं कर रहा हूं मैं, D9 का क्या होगा ये, तो 0.6 और कम कितनी हो जाएगी -0.6 डेल। और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कितनी हो जाएगी 0, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में भी 0 हो जाएगी, देख लेना करके। D6 तक बात करनी, 7वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो एनर्जी और बढ़ेगी, कितनी होगी -0.8 है ना, 0.4 बढ़ जाएगी ना। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है एनर्जी नेगेटिव में 0.4 बढ़ गई, या कह दूं 0.4 कम हो गई, है ना। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब माइनस में है ना, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है 0.6 एनर्जी इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव की तरफ चलेगी। कब, जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। अब आप अगला D7 के बाद D8 लगाओगे तो -1.2, D9 लगाओगे तो माइनस करके देखते हैं, यहां पर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कितना 0.4 इंटू 6 कितना 6 चौक 24, 2.4 माइनस 2.4 डेल हो। D9 के कंपैरिजन D9 के लिए कर रहा हूं मैं, है ना, और वहां कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 18 कितनी हो जाएगी -0.6, अब कम होना शुरू हो गई -1.2 के बाद। क्लियर है। और फिर लास्ट में D10 में बराबर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, CFSE कितनी हो जाएगी 0, ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना होगा 0। क्लियर होती है मेरी बात। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, और साथ साथ ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए CFSE भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार रिकैप कर दूं, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक असम्पशन मानती है कि लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच, लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच कुछ आयनिक इंटरेक्शन लगते हैं, कुछ आयनिक इंटरेक्शन लगते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि उस आयनिक इंटरेक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा। शुरू में हम हाइपोथेटिकली मान रहे थे कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, चारों तरफ से बराबर अमाउंट में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। शुरू में ऐसे ही तो मान रहे थे। तो 5d ऑर्बिट जो थे सेंट्रल मेटल एटम के, वो एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे, n ऑर्बिट्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिट कहेंगे। बट ऑक्टाहेड्रल फील्ड की खास बात ये होती है, ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्सिस पर से आते हैं, एक्स और वाई और जेड एक्सिस पर से, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम के वो ऑर्बिट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाई कर रही है, एक्सिस पर लाई कर रही है, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इनमें से किसी एक्सिस पर लाई कर रही है, तो वो रिपल्शन ज्यादा फील करेगी। हमने ये देखा कि dx² -y² dz² की जो लोब है वो एक्स और वाई एक्सिस पर लाई करती है, तो वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। जबकि मैं बात करूं किसकी, dz² की, तो वहां पर रिपल्शन कम लगेगा। क्लियर, सॉरी, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पर लाई करेगी, तो वहां भी रिपल्शन ज्यादा लगेगा। फिर से dx² -y² dz² पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो वो एनर्जी में ऊपर चले जाएंगे। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर लाई करती है। जबकि dxy dz और dz, dxy dz और dz, इन पर रिपल्शन कम लगेगा, तो एनर्जी में कुछ नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने CFSE की बात की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना,
कि रिपल्शन में जो एनर्जी गैप आया, रिपल्शन लगने की वजह से जो स्प्लिटिंग हुई, एनर्जी गैप जो आया, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो एनर्जी गैप रिलेटिवली कम होगा। फिर हमने एक नया टर्म पढ़ा, कौन सा हमने पढ़ा, पेयरिंग एनर्जी को, कि इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अब दो तरह की एनर्जी आपस में टकरा रही है, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और एक पेयरिंग एनर्जी। फिर हमने ये जान लिया कि पेयरिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, है ना, ये ऐसा कह दो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा कह दो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने स्प्लिटिंग ज्यादा कर दी तो इलेक्ट्रॉन पेयर होना पसंद करेगा। वीक फील्ड लिगेंड इतनी स्प्लिटिंग नहीं कर पाया तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की बजाय ऊपर जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने CFSE को कैलकुलेट किया, फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला कैसे आएगा, है ना, और छोटी छोटी बातें इस लेक्चर में की, तो इसके नोट्स बना के एक बार रिवाइज जरूर करना है इसको। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, टेट्राहाइड्रल फील्ड के बारे में। अभी वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा होगी अभी, है ना, तो उसकी बात हम आज नहीं कर रहे। अब टेट्राहाइड्रल फील्ड जो होगा उसमें कहानी अलग होगी। टेट्राहाइड्रल फील्ड में क्या होगा कि जो रिपल्शन लगेगा ना, आई रिपीट, जो रिपल्शन लगेगा वो कहां पर ज्यादा लगेगा, अब बना के देखेंगे तुमसे, है ना, कि टेट्राहाइड्रल फील्ड में आप पाओगे कि जो लिगेंड होंगे वो एक्सिस के बीच में से अटैक करेंगे, मतलब एक्सिस के बीच से आएंगे, तो वो डी ऑर्बिट्स जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है उन पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा। यानी कि टेट्राहाइड्रल फील्ड में रिपल्शन कहां ज्यादा लगता है, dxy dy और dzx पर। कहां कम लगता है, dx² - y² और dz²। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो अब dx² - y² और dz² नीचे चले जाएंगे टेट्राहाइड्रल फील्ड में, और dxy dy और dzx ऊपर चले जाएंगे। यही फर्क होता है टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग में। ठीक है, उनको आप खुद से करके देखना। ठीक है, बाकी बात करते हैं कभी बाद में। थैंक यू।